अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने साइकोलॉजी की मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमें पता चला कि साइकोलॉजी इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। हमने ये तो जान लिया कि साइकोलॉजी इज़ ए साइंस, बट साइकोलॉजी साइंस किस तरह से है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ साइकोलॉजी इज़ ए साइंस। इसका टाइटल रहेगा साइकोलॉजी एज ए साइंस। साइकोलॉजी साइंस है या नहीं, इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस के बारे में जानना ज़रूरी है। कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट जो है वो किस चीज़ के बारे में स्टडी करता है, ये देखते हैं। एवरी साइंस डील्स विथ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड। कोई भी साइंस जो है वो एक पर्टिकुलर फील्ड के फैक्ट्स को स्टडी करता है। जैसे कि हम लोगों ने बचपन से देखा है कि हमें साइंस के नाम पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पता है, लेकिन इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि साइंस कहलाते हैं, जिनका फील्ड ऑफ स्टडी अलग है, लेकिन उनका जो नेचर है वो साइंटिफिक होता है। जैसे बाकी साइंस हैं, जो फिजिक्स है, एनाटॉमी है, बायोलॉजी है, इन सब के फील्ड ऑफ स्टडीज अलग अलग हैं। फिजिक्स जो है हीट, लाइट, साउंड, स्पीड, इन सब के बारे में स्टडी करता है। एनाटॉमी जो है वो इंसान की स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करता है। बायोलॉजी हमें पता ही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करता है, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स के बारे में। इसी तरह साइकोलॉजी जो है वो फैक्ट्स ऑफ बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है, या बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है। जैसा कि हमने पहला पॉइंट देखा कि कोई भी साइंस किस चीज के बारे में स्टडी करता है, फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पर्टिकुलर फील्ड। फिजिक्स का पर्टिकुलर फील्ड हमने बताया, एनाटॉमी का भी बताया, बायोलॉजी का भी बताया, और साइकोलॉजी का जो फील्ड है, फील्ड ऑफ स्टडी है, वो रहेगा ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है फैक्ट्स ऑफ बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है, और उसके रीजंस होंगे उनके बारे में स्टडी करता है। उन फैक्ट्स को जोड़ के डेवलप्स थ्योरीज टू एक्सप्लेन द फैक्ट्स। उन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उन फैक्ट्स के रीजंस बताने के लिए वो थ्योरीज डेवलप करते हैं। चाहे कोई भी साइंस हो, वो स्टेप बाय वो सिस्टमैटिकली पहले फैक्ट्स को जानते हैं, फिर उनके बेसिस पे थ्योरीज डेवलप करते हैं। तीसरा, अराइवल्स प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज। तीसरा, जो इस थ्योरी के बेसिस पे लॉज बनाए जाते हैं, जिन लॉज के ऊपर वो सब्जेक्ट फ्यूचर में वर्क करता है। फ्यूचर में किसी को भी रिसर्च करनी हो, स्टडी करनी हो, वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए रिसर्च करेंगे, स्टडीज करेंगे। अब हम देखते हैं कि साइंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स साइकोलॉजी के अंदर भी है तो साइकोलॉजी एक साइंस है या फिर साइंटिफिक सब्जेक्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नेचर ऑफ साइकोलॉजी साइंस है। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स साइकोलॉजी मैच नहीं कर पाती तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन साइंटिफिक सब्जेक्ट। उसमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कोई भी साइंस जो है वो प्रोसेस बॉडी ऑफ फैक्ट्स, ऐसे फील्ड को स्टडी करता है, ऐसे मैटर को स्टडी करता है जो रियल में एग्जिस्ट होता हो, जो फैक्चुअल हो, जिसे हम स्टडी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। हम उसे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हम साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं, इसमें मोटिव्स आते हैं, थिंकिंग, इमोशंस, एटीट्यूड, फीलिंग्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक इंसान के अंदर मौजूद है, और उन चीज़ों को हम देख सकते हैं, उन चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हमने साइंस का बताया, जो साइकोलॉजी में भी एग्जिस्ट होता है, जिसके बेसिस पे साइकोलॉजी भी वर्क करती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है साइंस का, वो है इट बिलीव्स इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, नॉट इन सुपरस्टिशंस। साइंस जो है वो सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं करता। इसका मतलब कि किसी एक इंसान के आइडियाज, एक इंसान के बिलीफ सिस्टम्स, एक इंसान की ऑब्जर्वेशन पे नहीं करता। इसका मतलब ये है कि साइंस में हमारे पास जो भी सब्जेक्ट रहता है, साइंस अपने अंदाजे से उसके रीजंस नहीं बताता। यानी एक इंसान अपने अंदाजे से, अपने आइडिया से, अपने एक्सपीरियंस से उस चीज के जो रीजंस हैं नहीं बता सकता, बल्कि
उस चीज के रीजंस वो स्टडी करता है ऑन द बेस ऑफ रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स। जो भी उसके पास रीजंस आएंगे, कॉजेज आएंगे, तब जाके वो इस बिहेवियर के ये कॉजेज है। फॉर एग्जांपल हम इसाक न्यूटन को जानते ही होंगे, जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था। उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी अपने अंदाजे पे नहीं दिया था कि एक सेब नीचे आके गिरा तो उसने अंदाजा लगाया कि जमीन पे ये ग्रेविटी है, नहीं, बल्कि उन्होंने स्टडी किया कि अगर सेब नीचे गिरा तो क्यों गिरा, उसके पीछे रीजंस क्या है। उन रीजंस को रिसर्च किया, स्टडी किया, पता लगाने के बाद उन्हें पता चला कि ये ग्रेविटी है जो कि जमीन के अंदर होती है। इसी तरह अगर कोई इंसान एबनॉर्मल बिहेव करता है तो कोई भी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट उसको अपने अंदाजे से ये नहीं कहता कि इसको क्या प्रॉब्लम है, बल्कि वो उस बिहेवियर को स्टडी करता है, उस पर रिसर्च करता है और उसके रीजंस पता लगाने के बाद ही बता सकता है कि उसके रीजंस क्या है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हम इफेक्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते, बल्कि हम कॉजेज को, हम इफेक्ट को स्टडी करते हैं और उसके कॉजेज पता लगाते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक जो साइंस का होता है, दैट्स इट यूजेस मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन मतलब है, हमें यूजुअली दो टर्म्स सुनने को मिली होंगी, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि इंसान के सामने जो ऑब्जेक्ट है स्टडी करने के लिए, वो उस पे फोकस करता है, उसके रीजंस पे फोकस करता है, उसके कॉजेज पे फोकस करता है। एक होता है सब्जेक्टिव मैटर या सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, जिसमें इंसान अपने अंदाजे से, अपने आइडिया से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे किसी चीज के बारे में डिक्लेयर करता है कि वो चीज क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे रीजंस क्या है, ना कि उस चीज को स्टडी करता है। जिसे हम यूजुअली आम भाषा में कह सकते हैं कि सब्जेक्ट में इंसान अंदाजा लगाता है, ग्राउंड लेवल पे पता नहीं होता कि वो चीज है क्या, बल्कि वो अपने अंदाजे से, बल्कि वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से अंदाजा लगाता है, हाँ ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ होगा। दैट इज सब्जेक्टिव। इंसान अपनी थिंकिंग के बेसिस पे कमेंट करता है, अपनी थिंकिंग के बेसिस पे रिजल्ट्स बताता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, जो है वो सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन पे बिलीव नहीं करता, बल्कि ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन पे बिलीव करता है। जो भी ऑब्जेक्ट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने होगा, जो भी चीज उसके सामने होगी, उसको स्टडी करने के लिए वो उसके रीजंस और उसके आसपास जो भी माहौल होगा उन चीजों को स्टडी करता है। ऑन दैट बेसिस वो बता सकता है कि रिजल्ट्स ऐसे क्यों हैं। दूसरा सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। जब भी साइंस कोई रिसर्च करता है या एक्सपेरिमेंट करता है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, एक एक स्टेप। पहला स्टेप जब कंप्लीट होगा तभी जाके सेकंड स्टेप पे जाएंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा तभी जाके थर्ड स्टेप पे जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है एंड कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। इन दोनों की बेस्ट एग्जांपल जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है, इंसान पहले एक हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, यानी कि किसी भी बिहेवियर के बारे में हमें पता करना है कि इंसान का ऐसा बिहेवियर क्यों है। पहला तो इंसान अपने मन में ही सोचता है कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे हम टेंटेटिव सोल्यूशन कहते हैं, जिसे हम अंदाजा कहते हैं। फिर उस अंदाजे को प्रूव करना पड़ता है। अगर वो अंदाजा प्रूव हो गया तो वो ठीक है, अगर हाइपोथेसिस गलत निकला तो हाइपोथेसिस को गलत माना जाएगा और जो रिसर्च के बेसिस पे रिजल्ट आया होगा उसे ट्रू माना जाएगा। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब एक अंदाजा किसी के बारे में। फॉर एग्जांपल हम मेडिकल साइंस की बात करें, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी इंसान को फीवर है, बट डॉक्टर क्या करता है, पहले इसको टेस्ट के लिए भेजता है। डॉक्टर को पता होता है हो सकता है इसको ब्लड इन्फेक्शन होगा, बट पहले वो फिर भी टेस्ट ही कराएगा। हो सकता है कि मेरा अंदाजा गलत हो, उसका ब्लड इन्फेक्शन ना हो या टॉन्सिल्स का फीवर हो, ऐसा भी हो सकता है। टेस्ट आने के बाद ही पता चलता है कि डॉक्टर का जो अंदाजा था, जो डायग्नोस था, वो सही था या गलत था। दैट वाज हाइपोथेसिस, जो डॉक्टर ने अंदाजा लगाया। लेकिन ऑन द बेस ऑफ टेस्ट्स वो पता चला कि उसका हाइपोथेसिस सही है या गलत है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में पहले क्या होता है, हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं किसी भी सिचुएशन को लेके डेटा कलेक्ट करते हैं। दूसरा स्टेप, उस डेटा को स्टडी करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स देखते हैं। अगर रिजल्ट्स हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं तो हमारा हाइपोथेसिस सही होगा। अगर रिजल्ट्स हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता तो हमारा हाइपोथेसिस गलत माना जाएगा और डेटा के बेसिस पे जो भी रिजल्ट आया होगा उस रिजल्ट को सही माना जाएगा। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, सिस्टमैटिकली हो रहा है। पहले हाइपोथेसिस, उसके बाद सैंपल्स, उसके डेटा एनालिसिस, उसके बाद रिजल्ट्स। साइंस जब भी रिसर्च करता है या थ्योरीज बनाता है तो सिस्टमैटिकली बनाता है। तो साइकोलॉजी में भी यही होता है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंटल मेथड देखते हैं वहां पर भी सिस्टमैटिकली काम होता है।
तो मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस, यहाँ पर भी अंदाजा नहीं लगाया जाता बल्कि बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके उस डेटा के बेसिस पे ये बताया जाता है कि उस बिहेवियर के रीजंस क्या है। ठीक है, सिस्टमैटिकली काम किया जाता है और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस। एक और कैरेक्टरिस्टिक जो किसी भी साइंस का होता है, जो कि साइकोलॉजी में भी मौजूद है, वो है स्टैंड्स फॉर जनरलाइजेशन। जब भी हम कोई भी स्टडी करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च के बेसिस पे जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो हम जनरली बता सकते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी यूनिवर्सली उस बिहेवियर को वो रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंसान को भूख लगती है, भूख की वजह से इंसान अनकंफर्टेबल होता है, ये जनरलाइज्ड फैक्ट है। भूख की वजह से यहाँ पर भी, इंडिया में भी इंसान परेशान होता है, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज में हो इंसान, वहां पर भी भूख की वजह से अनकंफर्टेबल होती है। चाहे कोई यूरोप में हो, वहां पर भी लोग भूख की वजह से अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो यूजुअली ये जो फीलिंग्स हमें निकल करके आती है रिसर्च के बाद, वो फीलिंग्स ऑलमोस्ट सेम होती है हर जगह। उन बिहेवियर्स का ऑलमोस्ट सेम ही रीजन रहता है। हाँ, कई जगह एनवायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज वेरिफिएबिलिटी। जो भी रिसर्च हमने की, जो भी साइंस ने, जो भी साइकोलॉजी ने रिसर्च की, उसके बेसिस पे थ्योरी बनाई, उस चीज को, उस थ्योरी को, उन रिजल्ट्स को वेरीफाई कहीं भी किया जा सकता है। अगर इंडिया में थ्योरी डेवलप हुई है, उसे अमेरिका में भी वेरीफाई किया जा सकता है और उसके रिजल्ट सेम आने चाहिए, तब जाके वो साइंटिफिक मेथड होगा। ठीक है, जो भी साइकोलॉजी के आज के दौर में साइकोलॉजी में जितनी भी थ्योरीज हैं, उनको आप देखिए, कहीं पर भी वेरीफाई कराने के लिए भेजिए तो रिजल्ट्स सेम ही आएंगे। जो थ्योरी में बताए गए हैं वो नई रिसर्च में भी सेम ही रिजल्ट्स आएंगे। मॉडिफिकेशंस, यानी कि जो थ्योरीज अब तक आ रही है, दोज आर नॉट फाइनल थ्योरीज। उनमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब फाइनल हो गया, इसके बाद कोई भी चेंज नहीं होंगी, बल्कि उन सेम थ्योरीज में, उन सेम रिसर्चेस में नई रिसर्चेस आ सकती है और भी रिसर्चेस हो सकती है जिनमें मॉडिफिकेशंस हो सकती है, नई नई पॉइंट्स, नई नई चीजें ऐड हो सकती है। तो किसी भी साइंस में जो रिसर्च का फील्ड है वो कभी भी बंद नहीं होता, बल्कि हमेशा चलता है। दैट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब से साइंस बना है, जब से दुनिया बनी है, नई नई चीजें आ रही है। इसी तरह साइकोलॉजी भी जब से बनी है, तब से साइकोलॉजी में नई नई चीजें ऐड हो रही है, होती जा रही है। दैट इज मॉडिफिकेशन। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो हमने थ्योरीज डेवलप की, साइंस ने जो भी थ्योरीज डेवलप किया, साइकोलॉजी ने जो भी थ्योरीज डेवलप की, उनके बेसिस पे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये बता सकते हैं कि एक इंसान की जो मेंटालिटी है, थिंकिंग है, इस मेंटालिटी का इंसान फ्यूचर में कैसा बन सकता है। लेकिन हम कभी भी अंदाजा लगाते हैं कि ये इस इंसान के अंदर हमें दिखाई देता है कि ये आगे जाके स्पोर्ट्स में जाएगा, क्रिकेटर बनेगा, ये आगे जाके मिलिट्री में जाएगा, ये आगे जाके डॉक्टर बनेगा, ये आगे जाके इंजीनियर बनेगा। क्योंकि उनके अंदर जो मेंटालिटी होती है, थिंकिंग होती है, उसके एटीट्यूड्स होते हैं, पर्सनालिटी होते हैं, उस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आगे जाके क्या बनेगा। तो साइकोलॉजी की जो भी थ्योरीज हैं वो हमें हेल्प करती हैं कि प्रेडिक्टिंग फ्यूचर। देखिए, अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की देखें तो गवर्नमेंट जॉब्स में जो ऑर्डर आने से पहले या इंसान को प्लेसमेंट देने से पहले उसे साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, उसकी मेंटालिटी चेक करने के लिए कि क्या ये इस पोस्ट के लिए सही है या नहीं। वो साइकोलॉजिस्ट से स्टडी करने के बाद उससे प्रेडिक्ट करता है कि हाँ, उसकी जो पर्सनालिटीज है उससे पता चलता है कि ही इज ओके फॉर दिस जॉब। या फिर हम कई बार ऐसा भी होता है कि साइकोलॉजिस्ट उसे रिजेक्ट कर देता है कि उसके अंदर वो पर्सनालिटी नजर नहीं आ रही जो पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एबल टू टर्न इट्स थ्योरीज इनटू प्रैक्टिस। जो भी थ्योरी साइकोलॉजी की है या फिर किसी भी साइंस की है, वो थ्योरीज रियल लाइफ में अप्लाई होने के लिए जरूरी है। क्या उसकी थ्योरीज रियल लाइफ में अप्लाई हो रही है, तब जाके वो साइंटिफिक सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी का देखें तो हमारे साइकोलॉजी में जो जितनी भी थ्योरीज हैं वो अप्लाइड फील्ड में काम आ रही हैं। साइकोलॉजी के अप्लाइड फील्ड बहुत सारे हैं, जैसे हम एजुकेशन का देखें, जैसे हम मेडिकल फील्ड देखें, हम साइकियाट्रिस्ट लोगों की हेल्प करता है ऑन द बेस ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज। देखे जो काउंसलर है वो साइकोलॉजिकल थ्योरीज का सहारा लेते हैं। साइकोलॉजी की जितनी भी थ्योरीज है वो सारी रियल लाइफ में अप्लाई हो रही हैं, चाहे वो साइकेट्रिक फील्ड हो, लोगों को हेल्प करने, लोगों को ट्रीट करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, एजुकेशन में लोगों को पढ़ाने के लिए, या फिर स्कूल कॉलेजेस में जो साइकेट्रिस्ट है वो स्टूडेंट्स के हेल्प करते हैं उन्हें डेवलप करने के लिए, उनकी जो स्टडीज हैं उनमें हेल्प करने के लिए। या फिर हम देखें किसी भी अगर कॉर्पोरेट ऑफिस देखें, वहाँ पर भी साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं अपनी साइकोलॉजिकल थ्योरीज।
लोगों के जो परफॉर्मेंसेस हैं उनको बेटर करने के लिए। बाकी और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो जिन फील्ड्स में भी यूज़ होती हैं उनमें से हमें एजुकेशन मिलता है, क्लिनिकल फील्ड है, इंडस्ट्रियल फील्ड है, लीगल यानी कि स्टडी ऑन क्लाइंट्स एंड क्रिमिनल्स, इसी तरह मिलिट्री में यूज़ होता है, इसी तरह पॉलिटिक्स में यूज़ होता है। ये सारे फील्ड्स हैं साइकोलॉजी के जिनमें साइकोलॉजिकल थियरीज अप्लाई होती हैं। इससे हमें पता चलता है कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक सब्जेक्ट है, एक साइंस है जो कि ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बिहेवियर को स्टडी करता है और सिस्टमैटिकली स्टडी करता है बिहेवियर को, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद एनालाइज करता है और रिजल्ट्स देता है। उन रिजल्ट्स के बेसिस पे थ्योरीज डेवलप होती है जो थ्योरीज फिर रियल लाइफ में अप्लाई होती हैं।